इल्ज़ामात तकरीबन वही हैं जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ लगाए गए हैं। ये तमाम तर प्रोसेस थोड़ा-सा मशकूक हो जाता है, लोगों को उस पे यकीन करने में ज़रा मुश्किल पेश आएगी। अगर फ़ौज का ये अंदरूनी मामला है तो उसको इसी पैमाने पे तशहीर करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में ये दौड़ लगी हुई है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन हो। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल मजीद तेज हो गया है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज एक बड़ी पेशरफ सामने आ गई। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इल्ज़ामात और तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है और फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अगला मरहला शुरू हो चुका है। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी और अब अगले मरहले में उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म लगा दी गई है। फर्द जुर्म में फैज़ हमीद को सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस करार दिया गया। उन्हें रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुंचाने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी मुर्तकिब करार दिया गया। फैज़ हमीद सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुंचाने में भी मुलव्वस पाए गए। ISPR के मुताबिक मुल्क में बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा से तफ्तीश जारी है। वो 9 में से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश हैं। इसके साथ साथ उन्हें पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा पर मिली भगत में भी शामिल तफ्तीश किया गया है। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल देते हुए सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई से बानी PTI के खिलाफ भी नाकाबिल तरदीद सबूत आ चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो रहा हो और हवारियों का ना हो। बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। उनका ये भी कहना था कि अब जो बानी PTI हैं उनकी आजमाइशें मजीद बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, तो नाजरीन इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमें ज़रा ये चीज़ एलेबोरेट कर दीजिए कि एक 3 स्टार जनरल के खिलाफ कार्रवाई हालिया बरसों में एक बड़ी मिसाल है। फैज़ हमीद पर फर्द जुर्म लगाना कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इसकी टाइमिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है? देखिए, इस किस्म के कोर्ट मार्शल्स माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने टाइमिंग का पूछ लिया है और फिर आपने बड़ी तफसील से बताया है कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात की नौयत क्या है, तो उससे बड़े शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। ये कोई गैर मामूली चार्ज की गई है उनके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद की गई है, उसमें वो इल्ज़ामात तकरीबन वही हैं जो PTI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI के रहनुमाओं के खिलाफ लगाए गए हैं। तो उस वजह से ये तमाम तर प्रोसेस थोड़ा सा मशकूक हो जाता है, लोगों को उस पे यकीन करने में ज़रा मुश्किल पेश आएगी कि वाक़ईतन ये तमाम तर केस जो है मेरिट की बुनियाद पे है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में अंदरूनी एहतसाब का एक मैकेनिज़्म बेशक मौजूद है, लेकिन माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें आई हैं जहाँ पे रूगर्दानी की गई, कोर्ट मार्शल से गुरेज किया गया। वो लोग जो डिसिप्लिन में या अपने इन्हीं इल्ज़ामात में जिनका सामना है फैज़ हमीद को, उनके सामने भी यही इल्ज़ामात थे, लेकिन उन्हें सज़ाएं या कोर्ट मार्शल वगैरह की नौबत नहीं आई। तो मौजूदा हालात में ज़रा सा ये मामला मशकूक हो गया है। एहतसाब बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको मालूम है कि जिन लोगों का हमारे मुल्क में एहतसाब होता रहा है माजी में, वो आजकल हमारे सदर और वज़ीर-ए-आज़म बने जी। तो इसलिए ये तमाम कोई बहुत ज़्यादा इसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा इम्तियाज़ साहब, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, आपको क्या लगता है कि मतलब इससे पहले इस तरह की कोई मिसालें मिलती हैं? मतलब हम तो देखते थे कि अगर कोर्ट मार्शल की कोई कार्रवाई होती थी तो कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद बताया जाता था कि जनाब ये चार्जेस थे, कार्रवाई की गई। लेकिन अब हम देख रहे हैं बोल टू बोल कमेंट्री भी चल रही है। जब मतलब पहले चार्जेस के बारे में बताया गया, फर्द जुर्म के, और फिर ये भी बताया गया मजीद तफ्तीश जारी है, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नहीं है? जी, वो आपने कहा ना कि रनिंग कमेंट्री चल रही है, तो उसी से मेरा ख्याल है मामला वाज़े हो जाता है कि इसके हो सकता है मोटिव्स कुछ और हों। यानी अगर फौज का ये अंदरूनी मामला है तो उसको इसी पैमाने पे तशहीर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मुल्क के हालात इस वक्त इस नौइयत के हैं जिसमें शायद मुसल्लह अफवाज की क़यादत समझती है कि इस मामले को मुश्तहिर किया जाए जितना भी मुमकिन हो,
یہ بغیر میں سمجھتا ہوں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا ہے. یعنی جو مقصد اگر ان کا یہ ہو کہ کس طریقے سے ایک سابق وزیر اعظم یا ان کی پارٹی پہ دباؤ ڈالا جائے, ان کو ڈرایا دھمکایا جائے, اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ان کو حاصل ہونے والا. امتیاز صاحب, یہ بھی تو مقصد ہو سکتا ہے کہ ادارے کے اندر مثال سیٹ کر دی جائے. ادارے کے اندر مثال جب دیکھیں, جب ادارے کے اندر کوئی ایک شخص پہ الزام لگتا ہے یا کوئی ان کو شو کاز نوٹس ہوتا ہے تو پورے ادارے کو پتہ چل جاتا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. اس کو پوری قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خاص طور پہ ایک ایسے کانٹیکسٹ میں. ہمارا جو پورا کانٹیکسٹ ہے 1954 سے جو چل رہا ہے, اس میں معلوم ہے کہ مسلح افواج کا اپنا ایک مخصوص کردار, سیاسی کردار رہا ہے سیاسی معاملات میں. آج بھی آپ دیکھیں پتہ نہیں کتنے درجن اداروں میں ہمارے کوئی سرونگ جنرل اداروں کی سربراہی کر رہے ہیں. تو اس میں آئی تھنک ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ان حالات میں آپ میسیجنگ جو ہے وہ آپ جس قسم کی مرضی کر لیں, وہ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں ادارے کا سربراہ جنرل ہے, میجر جنرل ہے, بریگیڈیئر ہے, فلاں ادارے میں یہ ہو رہا ہے. لہٰذا اس پہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے, جو ساکھ ہے نا پورے پروسیس کی, بھلے وہ پروسیس صحیح ہے. امتیاز صاحب, ہمیں یہ بتائیے, تھوڑی سی ریلیٹیبلٹی پہ بات کر لیتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی سے آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, کمی ہوگی, کس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے؟ وہ پہلی مشکلات کا شکار ہے. ایک بندہ 1.5 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ہر قسم کے فضول قسم کے الزامات کے خلاف بھی چلائے گئے ہیں, اور اس میں مشکلات میں اضافہ نہیں ہے بلکہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ضرور ہو سکتا ہے. اب اس مقبولیت کو یہ ختم کرنے کے لیے اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ 4 کیسز اور لے آئیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے جب 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت ایک بہت بڑے سینئر پولیس افسر نے کہا تھا کہ جتنے بھی مقدمے بن رہے ہیں وہ اس کے لیے نہیں بن رہے کہ کل ان کو ختم کر دیا جائے, بلکہ اب ان کی ساری عمر مقدمات بھگتتے ہوئے گزر جائے گی, اور اس کا مقصد ہی یہی. تو لہٰذا وہ بیچارے ایک شخص ہے, اس نے بس بیٹھا ہوا ہے جیل میں اور بڑی جواب مردی کے ساتھ اس نے مقابلہ ہے, کوئی ڈیل ویل کی فی الحال موجودہ حالات تک اس نے کوشش نہیں کی, نہ ہی اس پہ مانا ہے, کیونکہ چند 2-3 اصول ہیں اور وہ اصول تمام ریاستوں کے بنیادی ستون ہوتے ہیں. ایمانداری, کریڈیبلٹی, انٹیگریٹی, رول آف لا, اس کے لیے وہ ابھی تک وہ ڈٹا ہوا کھڑا ہے. اب وہ کس حد تک بالکل ان پہ کیسز ہیں بہت زیادہ, اور وہ 1.5 سال سے تقریباً جیل میں بھی ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے کہ جس طرح سے یہ تفتیش جاری ہے, 9 مئی کا بھی معاملہ ہے فیض حمید صاحب کے خلاف, تو پھر یہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ایک کیس میں لٹکا دیا گیا تھا, پھانسی دے دی گئی تھی, حالانکہ 3 اور 4 کا وہ فیصلہ تھا. 4 نے ان کو سزا دی تھی, 3 نے بری کر دیا تھا. تو اس طرح مطلب سیاسی انداز میں ہر قسم ہمارے دیکھیں ہمارے بڑے حکمرانوں کو, اصل حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا کہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کے ساتھ کوئی اتنا ایسا رشتہ نہیں ہے جتنا رشتہ ٹی ٹی پی, آئی ایس کے پی, انہوں نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. تو ہمیں بہت سوچ بچار کے ذریعے سوچنا ہوگا. بالکل امتیاز صاحب, سب کو سوچ بچار کرنا ہوگا, ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ عام آدمی تو اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے نا. تو سر کیا لگتا ہے آپ کو اس صورتحال میں قومی حکومت کی جو افواہیں گردش کر رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں کوئی قومی حکومت بن سکتی ہے, اس کا کوئی وجود آ سکتا ہے اور وہ قومی حکومت مسائل حل کر سکے گی عوام کے؟ دیکھیے, قومی حکومت کوئی بھی حکومت آ جائے وہ اس وقت تک مسائل حل نہیں کر پائے گی جب تک اختیارات کی تقسیم کا معاملہ حل نہیں ہوتا, جب تک ایک بڑا ادارہ قومی سیاسی معاملات میں مداخلت ختم نہیں کرتا ہے, جب تک یہاں پہ قانون اور آئین کے تحت حکمرانی نہیں ہوتی ہے. جتنے ہمارے اس وقت ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے جس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب تک اس امر کا احساس نہیں ہوگا کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری, بزنس کی فضا جو ہے اس کا بھی براہ راست تعلق
रूल ऑफ लॉ के साथ है। जिन कंपनियों को मिसाल के तौर पे जो पावर कंपनीज हैं, उन्हें 5 कंपनियां, उनको मजबूर किया गया कि आप असर नौ मुज़ाकरात करें टैरिफ पे या बिजली के नरखों पे। उनमें से एक ने अब हमें पाकिस्तान को बैन अवी अदालत में बुला लिया है, एक नोटिस भेज दिया है। तो सिर्फ एक केस जब बैन अवी अदालत में जाते तो उससे बराह रास्त पाकिस्तान में जो बिजनेस की फिजा है, जी कारोबार बिल्कुल वो इफेक्ट होती है, कारोबार है, उसमें नो डाउट। गैर मुल्की इम्तियाज साहब, सरमाकार ये तो बात होगी एक तरफ की। अगर हम दूसरी तरफ रुख करें तो पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है कि नून लीग ने इससे वादा खिलाफी की है और उनके कई वादे थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या जंग चल रही है, ये बताइएगा हमें इस हवाले से। और ये क्या कोई संजीदा इख्तिलाफात हैं इस वक्त के लिए? देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा था। अव्वल तो ये कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में ये दौड़ लगी हुई है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। जी। दूसरी बात, चूंकि आपने पूछा था कि हुकूमत की अफवाहें हैं, भाई अगर कौमी हुकूमत की सूरत में इन्हीं मुनाफिक और झूठे लोगों को आपने हुकूमत में शामिल करना है, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, महज वज़ीर आज़म बनने की खातिर दोनों पार्टियों में इस वक्त दौड़ लगी हुई है। यानी जहाँ पे जिम्मेदारी की बात आती है, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो इसका हिस्सा नहीं है, असल हुक्मरान PMLN है, PML, और लेकिन साथ ही वो अपना हिस्सा भी मांगते हैं। तो इसमें अगर इसी किस्म के मुनाफिक हुक्मरानों को, मुनाफिक सियासतदानों ने पाकिस्तान की बागडोर संभाली, उनके हवाले की जानी है, तो ये तो जो बड़े फैसले करने वाले हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि जब तक इस किस्म के दोगले किरदार के लोगों से छुटकारा हासिल नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान में आईन, कानून, जमहूरियत, ये सारी बातें फजूल हैं। ये सिर्फ अपने अपने मकसद के लिए यहाँ पे इनका कारोबार है, सियासत करना, सियासत के ज़रिए ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचना। इसके अलावा अगर कोई मकसद होता तो आज पाकिस्तान कहीं और खड़ा होता, पाकिस्तान की ये हालत ना होती, क्योंकि तमाम बड़े मिल मिला के सिर्फ अपने मकासद की बरारी के लिए हुक्मरानी में मसरूफ़ है। आम आदमी जो है बेचारा वो पिसके रह गया। बिल्कुल ठीक है इम्तियाज साहब, आप सही कह रहे हैं कि अपने ज़ाती मफादात को छोड़ के मुल्की मफाद के बारे में सोचना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का।